नमस्कार, मेरा नाम है जयेश अधिकारी और पॉडकास्ट विद फ्रेंड के पहले एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जानता हूं आप सभी लोग उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि हमारे पॉडकास्ट के पहले गेस्ट कौन है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा पहला गेस्ट बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा गया है। हमारा पहला गेस्ट संजय लीला भंसाली और अनुराग कश्यप जैसे बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम कर चुका है और वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है। तो स्वागत करते हैं श्री विवेक कमंडे जी का और सीखते हैं उनके साथ एक्टिंग के कुछ पार्ट। तो जो आप लोगों आपको नहीं जानते या आपने क्या किया है उसको उनको नहीं पता है, तो कुछ फिल्म के नाम बता देता हूँ जो फिल्मों में आपने काम किया हुआ है। हाँ बता दो। मेरी जैसे रामलीला, हाँ रामलीला फिल्म हो गई, बाजीराव मस्तानी, गैंग ऑफ वासीपुर, शाहिद, चक्रव्यूह, द डर्टी पिक्चर, यूनियन लीडर वाली है, शर्मन मुंजा वो भी जो आने वाली है, नेकेड वेब सीरीज है जो हाँ विक्रम भट्ट की जो एमएक्स प्लेयर पर अभी स्ट्रीमिंग हो रही है। एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीमिंग हो रही है, चल रही है। ये बात कर रहा था कि ये जो सारी जो फिल्म है सारी सुपरहिट है, सारी मतलब जिसकी फेवरेट लिस्ट बनती है हार्ड डिस्क में या कंप्यूटर में या फोन में, तो ये ऐसी फिल्में है जो सारी फिल्में होगी, मेरे पास तो है। ओह यार, थैंक यू आई एम सो हैप्पी कि उन लोगों के साथ काम करने को मिला है। हाँ मतलब आपने जहां पर भी पांव रखा है वो सारी फिल्में हिट हो गई है, ये अच्छी बात है। नहीं ऐसा नहीं, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे सक्सेस होने की फिल्मों के पीछे। हाँ, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे धीरे धीरे। करे शुरू। हाँ बोलो। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, शुरू कर। तो राहुल भाई अभी आप बने रहिएगा, आपका जो सवाल है कि हाउ टू बिकम एन एक्टर, सर प्लीज गिव मी सजेशन। तो ये इसी वजह से हम लाइव हुए हैं, जो अभी एक्टर बनना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत सारी ये लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारी फिल्में देख ली है और लगा कि यार ये एक्टिंग मैं भी कर सकता हूँ। तो या ये लाइव देखने के बाद आपको दो बातें पता चलेगी, एक्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए, बहुत शिद्दत से एक्टिंग करने की चाह है, तो क्या करना चाहिए एक्टर बनने के लिए। ये दो चीजें आपको पता चलेगी। तो विवेक भाई शुरू करते हैं। हाँ शुरू करो भाई। हाँ तो विवेक भाई आपको कब लगा कि आपको एक्टर बनना चाहिए? ऐसा कब आपको फील हुआ कि यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ? ऐसा मतलब ये ऐसा सवाल है कि किसी अभिनेता से पूछा जाए कि आपको कब लगा कि मुझे धरती पे जन्म लेना चाहिए। हाँ तो इसमें जवाब थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं जवाब देना पसंद करता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है कि कब लगा। एक्चुअली क्या था कि बहुत मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ थोड़ा। तो जब मैं 10th में पढ़ता था तो क्या एक सिलिप गुजराती में क्या था, निबंध आते थे। आई एम ऑल्सो आई स्टडी इन गुजराती मीडियम एक्चुअली, आई एम ऑल्सो फ्रॉम अहमदाबाद। शायद लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हूँ गुजराती हूँ, अहमदाबाद छू। तो आई कम टू द पॉइंट। गुजराती में जब मैं 10th में था गुजराती मीडियम में, तो निबंध आया करते थे आत्मकथा पर, या निबंध लिखो 15-50 शब्दों में, 200 शब्दों में निबंध लिखो। तो एक निबंध एक फटे हुए चप्पल की आत्मकथा, एक गधे की आत्मकथा। तो मैं सोचा ऐसा गधे की भी आत्मकथा हो सकती है क्या? फटे हुए चप्पल की आत्मकथा कभी मैंने नहीं यार। वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली लिखने की कि यार मैं भी लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखना शुरू किया। मैं क्या लिखता था मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। तो मैंने एक टूटी हुई पेंसिल की आत्मकथा, एक फटे हुए शर्ट की आत्मकथा, फटी हुई पतंग की आत्मकथा, ऐसे मेरे घर में भी टूटी फूटी चीजें थी, सारी फटी टूटी हुई चीज पर आत्मकथा लिख दिया, आत्मकथा लिख डाले। अब कट्टू ये हुआ कि जब भी मैं जब स्कूल कंप्लीट होती थी, घर आ रहा होता था, तो मैं अपने दोस्तों को सुनाते नैरेट करते हुए आता था, तो उनको बहुत इंटरेस्ट आता था। तो उनको एक परफॉर्मेंस बेस पे मैं जाकर के उनको वो कहानी सुनाता था कि मैंने ऐसा लिखा है। एक
पेंसिल थी, एक फटा शर्ट था, तो वहां से आया ये सब फलाना उनका ऐसा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो उनको बहुत अच्छा था। एक चुगलखोर दोस्त ने मेरे सर को चुगली कर दी क्लास में कि ये विवेक सर आत्मकथा है। साला कभी होमवर्क तो करता नहीं, ये आत्मकथा कहाँ से लिखकर। तो मुझे खड़ा कर दिया कि तुम बोले तुम लेखक बन गए हो, मैंने सुना। तो उस वक्त बहुत डर जाते थे बच्चे, तो मैं भी बहुत डर जाता था। मैं कहा सर मैं लिखता हूँ, सब लोगों ने बता दिया। तो बोले चलो सुनाओ। तो मैंने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उसको एक टूटी हुई पेंसिल की आत्मकथा सुना दी। तो सर को तो बोले बहुत अच्छा। तो एक क्लास से दूसरे क्लास में फिर मुझे शिफ्ट किया गया। एक लड़का है जो आत्मकथा सुनाता है, एक गधे की आत्मकथा है, चप्पल की आत्मकथा है। तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस भी हुआ। फिर धीरे धीरे फिर में आया। फिर मुझे लगा कि यार मैं अच्छा परफॉर्म भी कर सकता हूँ। वहां से प्रेरणा मुझे मिली थी कि मतलब मैं अच्छा बोल सकता हूँ। तो फिर आईने के सामने आया, आईने में देख करके बोलने लगा, फिर फिल्मों के डायलॉग बोलने लगा। तो ऐसे करते करते फिर जो है मतलब एक्टिंग के बारे में पता चला कि एक्टिंग भी कर सकता हूँ। मैं डायलॉग्स बोलना शुरू किया। फिर मैंने आत्मकथा को साइड में रख दिया और डायलॉग्स करा के तो ये था सीन। मतलब शुरुआत आपने राइटर बनने से की, आत्मकथाएं लिखी सारी टूटी फूटी चीजों पर। स्टिल आई एम राइटिंग। फिर आपको लगा कि स्टिल आई एम राइटिंग। तो फिर आप तो फिर लिखने के बाद आपको लगा कि यार परफॉर्म भी कर सकता हूँ। तो आपको वहां थोड़ा स्पार्क हुआ कि यार एक्टर बन सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये तो पता चल गया कि यार ये गुण है आप में। आप पता कोई भी एक्टर को लगा कि यार एक्टिंग में कर सकता हूँ। उसके बाद आपने क्या किया? मतलब कितना मुश्किल था आपके लिए अभिनय क्षेत्र में आने के लिए? नहीं, अभिनय क्षेत्र में क्या था कि मतलब मैं जो कुछ भी पढ़ता था तब तो मुझे पढ़ने का शौक हुआ करता था। हमारे यहाँ पे क्या था कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए कुछ था नहीं, और मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था उस जमाने में। स्टिल आई एम एवरेज। मैं इतना कुछ आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड नहीं हूँ। तो मैं बहुत जल्दी कैच करता हूँ चीजों को, धीरे धीरे कैच। लेकिन कैच कर लेता हूँ तो बहुत आगे तक जाती है बात। तो मैं क्या करता था कि मैं खुद जोर जोर से पढ़ता था। फिर 12th में जब आया तो शंकर गुमानी करके एक बंदा हुआ करता था जो आपके ड्रामा डिपार्टमेंट से ही है। तो जी पास आउट हो चुका। तो बाहर से वो संगीत नाटक एकेडमी में उसने पार्टिसिपेट किया था। तो उस वक्त नाटक किया था उसने, रमीलो ने यार, सौम्य जोशी का नाटक। तो हमारे जहां वो मेरे कम्युनिटी से ही था। तो बोले ऐसा है, एक्टर चाहिए, आप करोगे क्या रोल? तो मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा। एंड दैट वाज माय फर्स्ट डेब्यू प्ले। मेरा पहला नाटक था। क्या बात है। रमीलो ने यार सौम्य जोशी का लिखा हुआ, और उन्होंने बाहर से वो स्क्रिप्ट की परमिशन लेकर के उन्होंने बनाया था। तो संगीत नाटक में मैंने पहली बार जयशंकर सुंदरी ऑडिटोरियम देखा मैंने। तो पहली बार मैं स्टेज पर गया, और फिर धीरे धीरे मुझे मजा आया कि वाह क्या स्टेज है यार। मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज देखा। तो वहां से मुझे ज्यादा मतलब ऐसा वो आया। तो मैं सवाल तो नहीं रहा हूँ ना, मुझे ट्रैक पे लाते रहना बीच बीच। नहीं, ट्रैक पर ही है आप कि आपने शुरुआत कहाँ से की। तो ये शुरुआत आपने की कि पहला नाटक आपका शंकर भाई के साथ था, रमीलो ने यार। उसके बाद मैं कॉलेज में आया। फिर कॉलेज में मैं यूथ फेस्टिवल्स किए बहुत सारे। फिर थिएटर ज्वाइन किया मैंने। कॉलेज में एक सौम्य जोशी, ठीक है, आई लव यू सौम्य जोशी, मेरे मैं तो गुरु कहूंगा। तो उन्होंने थिएटर स्टार्ट किया था। तो उसमें ऐसा था कि आप कहीं से भी, कोई बाहर का बंदा भी आकर के, किसी और कॉलेज का भी स्टूडेंट आकर के वो थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो वो थिएटर मैंने कौन से कॉलेज में पढ़े थे? एक्चुअली मेरा एचके में एडमिशन नहीं हुआ था, मेरा शिवसा आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन हुआ था। और तो ये सौम्य जोशी जो है उनका थिएटर चल रहा था एचके कॉलेज में। एचके में तो मैं फर्स्ट में गया था एचके में ही एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि मुझे थिएटर वगैरह करना। तो सौम्य जोशी के बारे में मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैंने रमीलो ने यार उनका नाटक कर लिया था। तो मैंने सोचा कि यार इस बंदे को ढूंढना है, मुझे इतना अच्छा नाटक लिखा है, ठीक है, तो इस बंदे को ढूंढना है। तो बोले कहीं से पता चला, शंकर गुमानी ने बताया कि वो एचके की प्रोफेसर है, अगर आपको अच्छा नाटक सीखना है तो उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती ऐसी थी कि मेरे बहुत ही एवरेज मार्क्स थे 12th में और वहाँ हाई डिस्ट्रिक्शन, मतलब डिस्ट्रिक्शन पे मेरिट लिस्ट रुका हुआ था। तो मैंने कहा चलो नहीं हुआ, खरी नहीं उतरी, मैं सिटी कॉलेज में चला गया, आर्ट्स कॉलेज में। फिर वहां से यूथ फेस्टिवल करता, वहां से फेडिंग थिएटर स्टार्ट हुआ और वहां मैं गया और उनके साथ मैंने थिएटर
ज्वाइन किया। हाँ, तो आपने सौम्य के अपनी साथ शुरुआत, हाँ हाँ मतलब कमर्शियल नहीं, सीखने की शुरुआत नहीं, वो सौम्य जोशी सर से। शौकिया ही रंगमंच किया करता था मैं, वो शौकिया ही था। एक्सपेरिमेंटल थिएटर ग्रुप्स थे सारे के सारे, अहमदाबाद में हाँ। बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स चलते थे। तो हम्म। सौम्य जोशी की बात करते कि बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट आ गए थे, कम से कम 200 से 300 स्टूडेंट थे वहां पर पढ़ाई के, मतलब पढ़ाई करते थे। और शाम को फ्राइडे टू फ्राइडे मतलब थिएटर ग्रुप चला करता था। तो मैं शाम को जाता था, शाम को 4 बजे जाना होता था वहां पर, और 8-9 बजे तक वो थिएटर ग्रुप चलता था। वहाँ डिस्कशन होती थी, नाटक पढ़े जाते थे, कविताएं पढ़ी जाती थी। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। तो पर विवेक भाई, शुरू किया। हाँ बोलो। हाँ, तो विवेक भाई, सौम्य जोशी सर का जो स्टाइल है, पैटर्न है थिएटर का, तो वो बहुत बड़े कास्टिंग वाला होता है, बहुत क्राउड होते हैं। तो आपने जब शुरुआत की होगी तो आपको लीड रोल तो मिले नहीं होंगे 100%। नहीं तो उसके भी कुछ एक्सपीरियंस हो गए? बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन सबको यहाँ खोलने बैठेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब पूरी शाम हो जाएगी, और इतना वक्त है नहीं। सौम्य जोशी के ग्रुप में जब मैं आया तब मैं सच कहूँ तो इतने खतरनाक एक्टर आ चुके थे। मैं उनका नाम लूं तो प्रेम गढ़वी, परेश व्यास, आलोक गागड़ेकर, और भी बहुत सारे नाम थे। और जो बहुत ही अच्छा लिखते थे ऑलरेडी, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते थे। और कम से कम 150 से 200 लोगों का काफिला था ग्रुप में। मुझे हमेशा मतलब जब भी मैंने 2 या 3 ही नाटक किए थे उनके साथ, मुझे 1 या 2 ही लाइन मिलती थी पूरे नाटक में 2 ही लाइन मिलती थी। लेकिन आई एम हैप्पी, मैं इसलिए खुश था क्योंकि उनकी जो प्रोसेस थी, उस प्रोसेस में ऐसा होता था कि फिल्म की प्रोसेस और थिएटर की प्रोसेस दोनों अलग है। कि अलग है। थिएटर में क्या कि लीड रोल जो कर रहा है और जो एक लाइन वाला जो रोल कर रहा है, उन दोनों की प्रोसेस शुरू होती थी और अंत में दोनों के साथ में खत्म होती थी। तो जो लीड रोल कर रहा है उसको जो सिखाने को मिल रहा है, उसको जो नोट्स मिल रही है, वो मुझे सुनने को मिल रही है। तो वो मैं भी सुनता था, और मैं क्या करता था कि मैं बाथरूम में जाकर के उसके डायलॉग्स तैयार करता था लीड रोल के। कि मुझे अगर बोलने को नहीं मिलता था तो मैं क्या करता था, बाथरूम में जाकर के उनके लीड्स के प्रैक्टिस करता था कि मैं मेरे में ये कैपेबिलिटी है या नहीं है, मैं बोल सकता हूँ क्या नहीं बोल सकता हूँ। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता। और उनका पैटर्न सौम्य जोशी का मतलब एक ही तरह का नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने बहुत बड़े इंसाइक्लोपीडिया थे। वो लिखते भी थे, वो कवि भी थे, 100%। और वो बहुत अच्छा गाते भी थे, बहुत अच्छा म्यूजिक सेंस भी है उनको। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो उनको मतलब पूरा टाइम देने का ही दिल, वापस घर आने का मन नहीं करता था वापस वहां से। तो ऐसा माहौल था। तो एक बहुत ही अच्छी जर्नी थी वहां की, जिसको मतलब बेसिक ट्रेनिंग आपकी वहां से हो सकती है। मतलब बोल सकते हैं कि बेसिक ट्रेनिंग, नाटक को समझने की, एक्टिंग को टेक्निकली समझने की बेसिक ट्रेनिंग आपने हमको सौरव कोडेकर ने ज्वाइन किया है। वेलकम सौरव, वेलकम। बीच में ध्रुव बजरंगे, वेलकम ध्रुव। सब ये मेरे चाहने वाले हैं, बहुत चाहते हैं मुझे। अच्छा, मैं जहां जाता हूँ मुझे क्या बात, आई लव दैट ऑल पीपल्स। तो बात करते हैं, आपने एनएसडी भी पास आउट किया है। तो एनएसडी मतलब एनएसडी तक जाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वहां तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा? कैसे पहुंचे आप और कितनी मुश्किलें आई? एनएसडी के बारे में तो क्या कहूँ, इसमें मदर स्कूल, मेरी मदर स्कूल है। एनएसडी के बारे में मुझे पता चला कि मैं एनएसडी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन जब मैं सौम्य जोशी का ग्रुप ज्वाइन किया फेडिंग थिएटर, तो वहाँ किस्से कहानियों में राजू बारोट का नाम चला करता था कि एनएसडी पास आउट है। राजू बारोट करके एक बंदा है जो एनएसडी से है, अभी जर्मनी में है, अभी वहाँ थिएटर, अभी हॉलैंड में है, अभी ये उनके रघुवीर यादव उनके बैचमेट्स है। तो किस्से कहानी में उनके बारे में सुनने में को मिलता था कि सौम्य एक राजू बारोट करके बंदा है। ये एनएसडी क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है। तो उनका एक नाटक सिलेक्ट हो गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, दोस्त चौकसी नगर वस्तु हतु, श्योरली डियर देयर वाज अ सिटी हियर। तो वो नाटक भारत रंग महोत्सव फेस्टिवल होता है एनएसडी में, वहां सिलेक्ट हुआ। तो वहां मैं पहली बार गया, और मेरा तो एक ही लाइन था पूरे नाटक में, तो सीखना था कहीं ना कहीं। तो
मैं गया वहां पर। तो जब मैं पहली बार गया, तो जब उस कंपाउंड में घुसा, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बाहर लिखा हुआ गेट के बाहर, और पूरा मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जैसे वो IIM नहीं होते बड़े बड़े, एक पूरा स्क्वायर फीट में फैली हुई एक जागीर होती है किसी की, मतलब पूरा महल किले जैसा। एक फार्म हाउस होता है बड़े बड़े लोगों का, तो उसमें पूरा पूरा है, और उसके अंदर सारे ऑडिटोरियम्स है। मैंने कहा ऐसी जगह जहाँ पे इतने सारे ऑडिटोरियम्स हैं। हाय ऑडी, ऑडी है कोई बंदा मेरा दोस्त चाहने वाला, उसको हाय बोल देता हूँ। तो जैसे ही मैं NSD में घुसा, तो NSD में देखा के अंदर ही रिसेप्शन पे फोटो लगे हुए सबके, और किसके फोटो लगे, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और नसीरुद्दीन शाह है, आशुतोष राणा, अनुपम खेर, आशीष विद्यार्थी। मैंने कहा यार ये सब लोग यहाँ से है। पता चला ये सब लोग यहाँ से पढ़े, ये सारे पागल खाने यहाँ, ये सब इस पागल खाने से पढ़ के निकले। भाई यार कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ हमें आना है। तो वहां से मैंने नक्की किया कि मुझे यहाँ आना है। अब ये डिसाइड हो गया कि मुझे यहाँ आना है। उसके बाद मैं सही जा रहा हूँ ना, मुझे बीच बीच में रोक सकते हो आप। फिर उसके बाद मैं वापिस आया, फिर मैंने पता किया कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो पता चला कि इसके बारे में आपको 4 नाटक पढ़ने होते हैं। हेलो ओडी, तो उसके बारे में आपको NSD में जाने के लिए 4 नाटक पढ़ने होते हैं फुल लेंथ, और वो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए थिएटर का। 4 साल का एक्सपीरियंस थिएटर का होना चाहिए, और 2 गुरुओं के कंसर्न लेटर होने चाहिए जो आपको जानते हो। तो मैंने कहा ये हमको तो सौम्य जोशी के अलावा कोई जानता नहीं है अहमदाबाद में। कोई जानता नहीं। और ऐसा हुआ करता था कि उस वक्त, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए कि थिएटर ग्रुप में प्रतिद्वंदी हुआ करते थे कि अगर आप एक ग्रुप में काम करते हो तो दूसरे ग्रुप वाला आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा हुआ करता था। आई डोंट नो अभी है या नहीं है, शायद अब उस वक्त भी था या नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसा हमको सुनने को मिलता था। तो मैंने शुरुआत की, तो मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने नाटक पढ़े, मैंने करीब इंडियन लिटरेचर में, ड्रामा लिटरेचर में जितने राइटर थे उनको पढ़ लिया मैंने। विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश, मोहन राकेश का नाम ले लिया, गिरीश कर्नाड, जितने भी मतलब इंडियन क्लासिकल ड्रामा, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, फिर इवन मैंने अमेरिकन ड्रामा भी पढ़ लिया मैंने। तो ऐसे पढ़ा मैं, फिर फाइनल तक पहुंचा NSD में। तो राउंड कंप्लीट किया, सेकंड राउंड में पहुंचा, क्लियर नहीं हुआ मैं। मैं बहुत ही उदास हुआ, मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम पहुंचा, वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ, मुझे नहीं बुलाया गया। फिर मैंने फिर से ट्राई किया, ये शुभम ने ज्वाइन किया। मतलब दो ट्राई की आपने, पहले में नहीं हुआ था। फिर सेकंड ट्रायल मैंने फिर से ज्वाइन मतलब तैयारी की। और एक आपको शायद पता होगा, तो नेशनल स्कूल ड्रामा की तैयारी मैंने एक ऐसी जगह पे की है, मतलब आज तक किसी ने नहीं की होगी। मेरी जगह घर पे पढ़ाई करने की जगह बहुत दिक्कत थी। आई एम गोइंग राइट, मैं करेक्ट वे में जा रहा हूँ ना? हाँ सही है। तो हमारे, आप जो अहमदाबाद के लोग देख रहे होंगे उनको पता होगा शायद, नोबल टर्निंग पॉइंट के वहां पे बद्रेश्वर एक लेक घाट हुआ करता था नदी का, नर्मदा नदी का, तो साबरमती नदी का, साबरमती, हमारी साबरमती नदी ना, तो साबरमती नदी का घाट हुआ करता था। वहां पे हमारा શું કહેવાય પેલું ગુજરાતીમાં મૃતકર્ણિકા ઘાટ, મૃત પેલું શમશાન ભૂમિ હોય ને, स्मशान भूमि हुआ करती थी। तो वहां होती, तो वहां मैं पढ़ाई करने जाया करता था NSD की तैयारी करने के लिए। वहां वॉइस एंड स्पीच की तैयारी करता था मैं, वार्म अप करता था मैं बॉडी वर्क करता था, खुद को पसीने से तरबतर करता था मैं। फिर थक हार करके शाम को घर लौटता था मैं। तो इस तरीके से एक एक्सपीरियंस आपको मिल गया था कि क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट ट्रायल में ज्यादातर किसी को पता नहीं होता है, और तो उतना लोग सजेशन भी नहीं देते कि यार ये पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। फिर सेकंड ट्रायल में तो ये फिर सेकंड ट्रायल में मैंने बहुत समझ आ गई मुझे कि कैसे किस तरीके से जाना है। उसके बाद घर आकर मैं मतलब लोगों को कॉल्स करता था जो बड़े थिएटर आर्टिस्ट है गुजरात के, कि सर मुझे, मैंने ये प्ले पढ़ा है, इसमें क्या है, उसमें क्या है। तो उस तरीके से फिर मैंने मेहनत की, और लोग उनको मदद करते जो खुद को मदद करता है एक्चुअली। तो मैंने खुद को मदद की, मैंने खुद पे वर्क किया। भी मुझ में इंटरेस्ट
करने लगे थे, सिखाने लगे थे। बड़े बड़े जो दिग्गज हाँ हुआ करते थे, जो राजू बारोट, श्रीकांत बिल्गी, सौम्य जोशी, तक त्रिवेदी, अर्चन त्रिवेदी, बड़े बड़े नाम आधे मुझे हम्म याद नहीं आ रहे। सबने मुझे हेल्प की। हम्म घर घर हम्म जाके मैं उनसे नाटकों की किताबें लाता था। तो हाँ उनको इतना मैंने परेशान किया था। आज भी वो मुझे याद करते कि घमंडे, वो मेरी किताब। मैंने कहा सर मैंने दे दी थी आपकी किताब, आप याद करो। याद कर। और सबको किताब रिटर्न की थी वो सारे incidents हैं। तो इस तरीके से मैं अपने एनएसडी के मुकाम तक पहुंचा था। और वो बहुत राजेश भाई बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लिया यार, कहाँ नहीं लिया एनएसडी में? राजेश भाई ने भी दिया था क्या एनएसडी? कोई बात नहीं, आप नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हो। आप मतलब क्या बात है। लाइफ स्कूल ऑफ ड्रामा बहुत कुछ सिखा देती है। तो ऐसा नहीं कि हाँ आपको एनएसडी में ही जाना जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल हाँ, है। मेरा भी मेरा भी नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा ही है। नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा, प्रकृति से सीखो। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं प्रकृति से बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। मैं सही बात है। पेड़ पौधों से सीखो, आप हवाओं से सीखो। हाँ हाँ मैं अभी यहाँ हाँ बैठा हूँ तो ये वेंटिलेशन चल रहा है, ये जो रिदम चल रहा है, ये जो हवा चल रहा है, बारिश हो रही है, तो मैं एक रिदम हाँ पकड़ रहा हूँ। मैं एक रिदम, उस रिदम में मेरा डायलॉग्स भी चल रहा है आपके साथ। समझ? तो सही बात है। ये चीज सीखने वाली, नेचर हमको बहुत कुछ सिखाता है। तो सही बात है। लाइफ स्कूल ऑफ ड्रामा से आप पास आउट हो सर। आई सैल्यूट टू यू राजन भाई। यहाँ लाइफ स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हो, मैं तो एनएसडी से हूँ सिर्फ। ठीक है। हाँ तो लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। एनएसडी तो ठीक है, एक पड़ाव है जो हमने कर लिया। तो आपने दूसरा ट्रायल मारा एनएसडी में, हम्म। तो वहां पर प्रोसेस होती है कि रिटन एग्जाम देनी पड़ती है, इंटरव्यूज होते हैं, फिर वर्कशॉप्स होती है, तो वो भी बहुत मजेदार प्रोसेस होती है। तो आपने भी वो अनुभव किया होगा। मैंने भी 3 बार वो वर्कशॉप्स का अनुभव किया है। मतलब सारे एनएसडी के फेल हुए बंदे मेरे आसपास घूम रहे हैं। हाँ, वो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं आपका अभी। थैंक यू सो मच। लेकिन अच्छा लगता है, हम लेकिन जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं सोचना कि एनएसडी से ही होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं। नहीं जरूरी नहीं। एनएसडी में ऐसा था कि फर्स्ट राउंड में आपको जो वो लोग जो भेजते हैं आपको सिलेबस, तो उसमें ऐसा भेजते कि आपको कुछ नाटकों के नाम भेजेंगे और कुछ प्लेस के सीन्स भेजेंगे, और उसके बाद आपको कोई कविताएं भेजेंगे, कुछ कविताएं भेजेंगे जो आपको तैयार करनी है। तो मैंने क्या किया था कि मतलब फर्स्ट राउंड जो होता है उनका, फर्स्ट राउंड में मैंने कुछ सीन्स तैयार किए, उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए, कुछ उसके अलावा भी मैंने कई बड़े दिग्गजों की जीवनी भी पढ़ ली, आत्मकथाएं भी पढ़ी, साहित्य भी पढ़ा, मैंने उपन्यास भी पढ़े। तो वो पढ़ के गया, मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर किया। फिर उसके बाद जब सेकंड राउंड होता है तो वो एक वर्कशॉप होती है 4 दिनों की। वो 4 दिनों की वर्कशॉप में 4 सेंटरों में जो उनका एग्जाम होता है, उस 4 सेंटर के सारे लड़के वहां पे इकट्ठे होते हैं, जो 1000-2000 लोग होते हैं कम से कम, करीब जो इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए होते हैं तो उसमें 30-40 लोगों का एक ग्रुप होता है। तो वहां पर वो सुबह 7 बजे सेशन शुरू होता है और शाम के 8 बजे तक सेशन होता है। फैकल्टी के अंडर ऑब्जर्वेशन में रहते हो आप पूरा जो लोगों ने इंटरव्यू लिया होता है वही फैकल्टी अभी वहां पे ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं, 10-15 और जा जाते हैं, बढ़ जाते हैं। रतन श्याम, फिर ऐसे बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, वामन केंद्रे। तो क्या होता था कि वहां से सिलेक्ट करके फिर वहां 4 दिन का वर्कशॉप चलता था। फिर वहां पे वो पूरा एनालिसिस करते थे, आपका पूरा सिटी स्कैन करते थे कि ये बंदा हमारे स्कूल में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये ग्रुप के साथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, या फिर ये अकेले अपनी खिचड़ी बना रहा है, ये ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर ये अपना ही कुछ मार्क बढ़ाने के चक्कर, बहुत कुछ देवलार इंसाइक्लोपीडिया, वो बहुत कुछ करते हैं। आपको एनालिसिस क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आएगा। तो मतलब उस तरीके से फिर मैं सिलेक्ट हुआ। और जब फर्स्ट ट्रायल में हुआ, फिर सेकंड ट्रायल में जब मेरा लिस्ट निकला तो फर्स्ट टॉप पे मेरा ही फर्स्ट नाम था कि विवेक गमंडे फर्स्ट टॉप पे पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था वहां पे एनएसडी में। तो फिर ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ एनएसडी में। दैट वाज अ वेरी बिग डे ऑफ माय लाइफ, बहुत बिग डे। और आज भी मेरा बिग डे, हर बड़े दिन की तरह ही बनाता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ मैं। तो पहले जब आपका हुआ था ट्रायल, उसमें आप सिलेक्ट नहीं हुए थे, और दूसरे में जब सिलेक्ट हुए तो एनएसडी में एक लिस्ट लगता है वर्कशॉप खत्म होने के बाद, तो उसमें नाम देखकर कुछ महसूस किया था क्या? नहीं, उस वक्त में ऐसा लगा, मैं जो 20 लोगों का लिस्ट निकलता था, पूरे इंडिया में से 20 लोगों को सिलेक्ट करते थे, 20 लोग। तो उस 20 में टॉप पे फर्स्ट
रैंक में फर्स्ट नाम मेरा था। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने कहा यार हाय पूनम, पूनम हाय लिख रही है। तो मैंने कहा यार मैं सिलेक्ट हो गया। फिर मैंने फोन करके बताया कि यार मैं सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो बोले, क्या बोल रहे हो, तुम सिलेक्ट हो गए हो क्या? हाँ। ये, जो मेरे ग्रुप में थे कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बोले यार घमंड का सिलेक्शन हो गया। वो लोग फोन करके बता रहे सबको। हाँ। मेरे पास तो फोन था नहीं, मैं एसटीडी में जाकर के बता रहा था, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, सर मेरा। सिलेक्शन हो गया। तो उस वक्त फोन नहीं हुआ करते थे। नहीं हुआ करते थे वो। 5 की बात बता रहा हूँ मैं। तो हाँ हाँ हाँ। सिंबल फोन आया था और बहुत बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था वो। तो हाँ हाँ। मैं फोन करके मैं बता रहा हूँ अपनी कामयाबी की चर्चे में खुद कर रहा हूँ कि मैं सिलेक्ट हो गया। उसके बाद जो उधम मचा अहमदाबाद में, हाँ 13 साल के बाद शायद मैं दूसरा बंदा था जिसका सिलेक्शन हुआ में। हाँ। तो उसके बाद मतलब अहमदाबाद के आर्टिकल्स में, सारे अखबारों में मेरा आर्टिकल था। मतलब मैं हीरो बन चुका था। मैं समझ गया कि यार मैं तो अभी बड़ा एक्टर बन गया। हाँ, तो वो कटिंग भी मेरे पास पड़ा। हाँ, एक्चुअली वो जो आपका हाँ, पर आप एंटर हो चुके थे, मतलब एनएसडी में एडमिशन हो जाने के बाद ही वो फीलिंग आने लगती है कि यार अभी एक्टर बन गए हैं या बन चुके हैं। वो थोड़ा, पर घमंडे को घमंड नहीं चढ़ा, ये अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। तो आपका जो न्यूज, हाँ, नहीं होना भी नहीं चाहिए। तो आपका जो वो न्यूज कटिंग आया था, मस्त कोई चाय की किटली पर आप बैठे हुए थे और आपका इंटरव्यू आया था कि रेस्टोरेंट था। तो हाँ, तो वो काफी लोगों को मैंने वो कटिंग संभाल के रखा था जब मैंने अपनी थिएटर की शुरुआत की थी। बराबर। हाँ हाँ, तो वो कटिंग मैंने रखा था। वो एक मतलब बोलते हैं ना कि अच्छा, आप गोल बना लेते हैं कि यार मेरे पास है। एक और यार संभाल के रख। देखो जो कहाँ से कहाँ चीजें जुड़ी कहाँ से हुई। कहाँ हाँ, वो तो वो एक 2005 की बात चीज, वो हाँ संभाल के रखा। मैं वो भूल गया, हाँ कटिंग अपने फाइल में रख दी। और आज वो हाँ हमारा हवा में घूमता रहा और वो जुड़ते जुड़ते यहाँ हमारी दोस्ती हुई और फिर हम लाइव आए। हाँ चीजें हाँ सीखने वाली। हाँ। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, कहीं सुना होगा कि यार फोटो रखते हैं और गोल बनाते हैं कि वो देखते देखते, तो शायद वो अट्रैक्शन हो गया और हम फ्रेंड्स भी बन गए और आज साथ में बातें कर रहे हैं, हमारी बातें सबको सुना भी रहे। थैंक यू। तो ये एक अच्छी बात है। वर्कशॉप की बात हो गई कि वर्कशॉप में मेरे पास भी है, राजन भाई बोल रहे हैं कटिंग मेरे पास भी है। राजन इज ए वेरी टैलेंटेड पर्सन, बहुत स्टडी करता है। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने साथ में काम भी किया है और एक्टिंग, मतलब वो सनी देओल के फैन थे, हम उनको ऐसे ही बुलाते थे सनी देओल। और एक्टिंग भी बहुत अच्छी, एकदम सटल करते थे, मजा आता था उनके साथ काम करने में। आता था तो हमने बात की वर्कशॉप की। जिंदा आता है, मतलब अभी उनको मिले हुए काफी टाइम हो गया, उनको मिले हुए। नहीं, तो कीप इन टच, मेरे टच में है वो। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या, हाँ, तो वर्कशॉप की बात की कि ये होता है। इंटरव्यू भी बहुत खास होता है वहाँ का, कि बहुत सारे फैकल्टीज बैठी हुई होती है और जो हमें तैयारियां करने दी होती है, कविता पठन हुआ है, मोनोलॉग्स है, कोई एक सीन वर्क करना है, गाना गाना है, ये सब। तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया होता है। तो आपका कैसा रहा था? अरे इट वाज अमेजिंग। और देवेंद्र राज अंकुर इंटरव्यू में थे, कीर्ति जैन इंटरव्यू में थी, जो बड़े थिएटर के दिग्गज थे, वामन केंद्र थे। तो मैंने कविता तैयार की थी उस वक्त, और मैंने पीस तैयार किया था विजय तेंदुलकर का सखाराम बाइंडर। तो शायद कई लोग सखाराम बाइंडर पढ़ा होगा, एंड आई लव दैट प्ले। तो सखाराम बाइंडर तैयार किया। तो मुझसे सब, मैंने कविता पढ़ ली। तो बोले भवाई के बारे में पता है क्या? मैंने कहा भवाई तो मैं भवाई सीख के आया था जनक दादा से, जनक दवे दादा। मुझे पता चल गया था कि क्या ये लोग पूछने वाले हैं। तो फिर मुझे पूछा कि लास्ट में सब मैंने परफॉर्मेंस दे दिया, कविता भी पढ़ ली, लेकिन मैं ज्यादा तैयारी करके गया था कि मुझे सिर्फ विजय तेंदुलकर का अगर मैं प्ले तैयार कर रहा हूँ, मैं सीन तैयार कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ नाटक के तलक ही में सीमित नहीं रहूंगा। मैं विजय तेंदुलकर कौन है, वो कहाँ जन्मे हैं, वो क्या करते थे, उनको कहाँ से प्रेरणा मिली लिखने की, मैंने उसकी भी तैयारी कर ली थी। मैंने वो भी एक पढ़ाई कर ली थी। इस हद तक मैंने तैयार कर लिया था। वो किसको पढ़ते थे, विजय तेंदुलकर साहब, उनको कहाँ से प्रेरणा, मैंने वहां तक तैयारी कर ली थी।
सेकंड ट्रायल में, मतलब जी। सेकंड अटेम्प्ट में जब तैयारी कर रहा था। तो लास्ट में मुझे देवेंद्र साहब ने पूछा, वो सवाल मुझे आज भी याद है कि हाँ। क्या है तुम्हारे साथ, बोलो मार दिया जाए छोड़ दिया जाए। तो सर एक काम करो, मार के छोड़ दो। ठीक है तुम आ जाओ बोले, वर्कशॉप में देखो। तो वर्कशॉप में गया मैं, वहाँ पे तो एक्सपीरियंस मैंने अभी सुनाया आपको। तो मुझे कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं एक आ गया था कि शायद मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, और वो होना भी चाहिए। अगर आपका किसी चीज में, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, अगर किसी चीज में आपका नहीं भी चीज में हो रहा हो ना बिलीव, तो उसमें बिलीव पैदा करो एज एन एक्टर। बिलीव करो, हाँ, एक्टर का काम ही यही है। हाँ, मैं ये हूँ, मैं एक मजदूर का रोल कर रहा हूँ, मैं मजदूर हूँ, पहले खुद को मानो। मेक बिलीव जो बोलते हैं, मेक बिलीव पैदा करो अपने। तो वो बिलीव मैंने पैदा कर लिया था कि मुझे कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहां, मैं जो हूँ, मुझे बस तोड़ना है, इस वॉल को तोड़ना है, मुझे इस गेट को तोड़ अंदर जाना है। और वो मैंने क्रैक किया। वो एक मिनट रुकता हूँ। शालिनी इज मतलब ये बहुत ही अच्छी मेरी दोस्त है, एंड शालिनी इज ऑल्सो TV9 एंकर है, और शालिनी TV9 की एंकर रह चुकी है, और है भी अभी वो पत्रकार है। तो वेलकम शालिनी, थैंक यू सो मच, आपने हमको ज्वाइन किया है। सो उनके जैसे इंटरव्यूज हम नहीं कर सकते हैं, हम तो ऐसे ही। शालिनी एंकर, तो वेलकम। क्या बात है, क्या बात है। अभी उन्होंने बीच में सेशन ज्वाइन किया है, तो बहुत कुछ चीजें अभी भी हम रिपीट नहीं कर पाएंगे शालिनी, तो मिस हो गई होगी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच बोल रहे हैं शालिनी जी। वेलकम। आई आल्सो सो ग्लैड कि आपने ज्वाइन किया हमको। हाँ, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, गुड गोइंग बोल रहे हैं। हाँ, तो आपका इंटरव्यू हो चुका, आप वर्कशॉप में वर्कशॉप कर ली 5 दिन की, सिलेक्ट भी हो गए। फिर 3 साल जो जद्दोजहद होती है NSD में, जो मतलब 5 दिन में जर्नी बराबर जर्नी जो होती है, वो कैसी रही? कैसे नाटक किए आपने? मतलब क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या मजे लिए आपने? वो मजे ज्यादा लिए होंगे। एक तो सबसे पहले क्या था कि मैं पहली बार घर से बाहर निकला था, और एक मिडिल क्लास का लड़का जब चाहता है, जिसने मतलब न्यू अहमदाबाद, न्यू सिटी जो है अहमदाबाद की, सैटेलाइट में भी वो बहुत कम बार गया है, और वो सडनली मेट्रो मतलब बड़ी दिल्ली में चला गया, और एशिया खंड की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट, तो वहां आप चले जाते हो और वहां आपका दाखिला हो जाता है। तो और वहां से जहां से दिग्गज लोग निकले हैं, तो मैं वहां जाकर के देखा कि वहां सब मेट्रो सिटी के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, इतने टैलेंटेड, मतलब जहां हमारा रिसर्च शुरू होता था, तो वहां पे ऑलरेडी लोग पढ़ाई करके आ चुके होते थे पहले। समझ लो, जैसे मैं विजय तेंदुलकर का नाम सुन रहा हूं मैं पहली बार, मैं टेनिसी विलियम्स जो थिएटर आर्टिस्ट है, थिएटर प्ले राइटर है, उनका नाम सुन रहा हूँ, अमेरिकन राइटर का, या आर्थर मिलर का नाम सुन रहा हूँ पहली बार वहां पर, तो वो ऑलरेडी पढ़ करके आए हुए होते हैं, और हमें नाम पता चलता है सर, वो डिस्कशन चलता था। तो वो मैं मतलब कि यार ये तो वो जानता है, तो जहां हमारा मतलब सुनने को मिलता था, वहां ऑलरेडी वो पढ़ के आए हुए होते थे। पढ़ के उनके बीच में मैं चला गया था। तो बट वो इतने मतलब इतने सपोर्टिव थे, जैसे आई वाज सो पुअर इन इंग्लिश, तो मुझे इंग्लिश के लिटरेचर में मुझे कुछ दिक्कत आती थी, वो लोग पढ़ाते थे मुझे, विवेक ये इसको ऐसे पढ़ना है, और ये सीन ये कहना चाहता है, इसका ये, तो बैठ करके मुझे सारी की सारी नॉवेल्स को हॉस्टल में पढ़ते थे हम लोग। तो क्या बात है, क्या बात। वो मुझे सुना रहे और मैं सुन रहा, आई वाज लिसनिंग। तो वो मेरा एक्सपीरियंस, फिर दुनिया भर की किताबें मैंने, शायद ऐसी लाइब्रेरी मैंने लाइफ में नहीं देखी होगी। तो क्या बात है। वहां जाकर के पता चला कि मैंने सही मायने में खुद को इवॉल्व किया, एंड शायद ये कहूं कि NSD इज माय मदर स्कूल। आई अगेन रिपीट, NSD इज माय मदर स्कूल, जिन्होंने मेरे जीवन को एक सही राह दी। मुझे ये बताया कि विवेक घमंडी क्या है, ये इस चीज को मुझे समझा, और को पढ़ाने के लिए आते थे। अगर आप NSD में अगर आपका दाखिला ना भी हो ना, और सिर्फ आप उस कंपाउंड के आसपास भी घूमो ना, इर्द गिर्द भी, तब भी आप एनर्जी फील होती है।
ये समझ लो कि वो एक एक्टर का मक्का मदीना है, एक मक्का है सही जहाँ बात है। आपको जाना बहुत मतलब आपको जाना चाहिए एक्टर को, मतलब ऐसी बात है। तो वो उस जर्नी के बारे में बात करेंगे तो शायद बहुत समय कम पड़ेगा हमको, तो स्पीच बहुत लंबी है। मतलब पूरे 3 साल तो हम मतलब आपके बहुत सारे एंजॉय एक्सपीरियंस। बहुत एंजॉय किया। तो मतलब बहुत लंबी जर्नी है एनएसडी की, और अभी तो याद भी नहीं आ रहा है एनएसडी के बारे में कितना कुछ है। मतलब वो मतलब हॉस्टल की लाइफ, माय गॉड, मेरा वही कमरा था, इरफान दा का कमरा था। तो जिस कमरे में इरफान दा रहते थे उसी कमरे में मैं रहता था। तो बोले हम ये डिस्कशन करते, ये कमरा इरफान खान का था, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का था, ये कमरा राणा का था। ओ तो मैं इरफान खान बनूंगा, ये बनूंगा। बहुत कुछ मतलब ग्लिम्सेस होते रहते थे। बहुत अच्छी रैगिंग भी हुई थी मेरी। एंड वो सीनियर, मतलब मुझे पता है कि पीयूष मिश्रा ने मेरा रैगिंग लिया था। वो एक कंपाउंड में कैंपस में आए हुए थे तो मेरा रैगिंग लिया था, कहाँ से हो क्या है। अच्छा, मतलब वो तो वो दिन बहुत एक्सपीरियंस है मतलब लाइफ का वहाँ पे। सत्येंद्र भाई एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपने एनएसडी और लोकल थिएटर में क्या फर्क पड़ता है प्रोसेस में? बाप रे बाप, अपने एनएसडी और लोकल थिएटर में क्या फर्क पड़ता है प्रोसेस देखो के? यार, देखो ये ऐसा किसी को कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। देखो थिएटर थिएटर होता है, चाहे वो लोकल का हो या एनएसडी का हो या कमर्शियल का हो। रंगमंच होता है, उसको एक अच्छे भावना से हमको देखना चाहिए। हाँ, एनएसडी वो एक इंस्टीट्यूट है, एक स्कूल है जब विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है। वो कोई शौकिया ग्रुप नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं है, और वो कोई कमर्शियल थिएटर ग्रुप नहीं है। वो एक है, तो वहां पढ़ाया जाता है, क्राफ्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, एक्टिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, इंडियन ड्रामा के बारे में पढ़ाया जाता है, वर्ल्ड ड्रामा के बारे में पढ़ाया जाता है, ये रियलिस्टिक एक्टिंग, मॉडर्न एक्टिंग एंड क्लासिकल एक्टिंग एंड एक्सेट्रा, मतलब बहुत कुछ है। तो वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहां ट्रेनिंग बेस पे वर्क होता है, आपको होता है। और जो थिएटर में, जो लोकल थिएटर ग्रुप्स में होते हैं, शायद वो वहाँ चीजों का अभाव होता है, समय का अभाव होता है, पैसों का अभाव होता है, तो बहुत कुछ चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और एनएसडी में एक बजट होता है, तो वो सारी चीजें फुल एंड फील होती है वहां पर। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि रंगमंच में जो लोकल ग्रुप है उसमें मतलब वो खराब है या उसमें कुछ कमियां होती है। रंगमंच में कहीं कोई कमियां नहीं होती है। हम का यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है कि हम कमियां ढूंढने लगते हैं, हम कंपेयर करने लगते हैं एनएसडी के एक्टर को या लोकल एक्टर को या लोकल रंगमंच को। वो नहीं होना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो शायद मैं सत्येंद्र, शायद आपको पता नहीं, अंकुर ने भी ज्वाइन किया हमारे। एक मिनट आप कंटिन्यू रखिएगा। हाँ, तो किसी को अगर सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकता है मुझसे। बहुत अंकुर ने ज्वाइन किया, मैंने देखा नहीं, अंकुर ने ज्वाइन किया। वेलकम अंकुर। अंकुर मेरा भी दोस्त है, शालिनी का जैसे दोस्त है। तो सत्येंद्र को शायद मेरा मिल गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल क्या? और एनएसडी और लोकल थिएटर, मतलब एनएसडी एक इंस्टीट्यूट है और वहाँ जो भी पढ़ाने आते हैं वो सब ऐसे काबिल होती है कि टेक्निकली सारी चीजें, एक्टिंग का हो, सेट डिजाइन हो, मतलब हर थिएटर की हर जो चीज होती है उसमें टेक्निकली सिखाते हैं। लोकल में हम सिर्फ फोकस करते हैं कोई एक स्क्रिप्ट पर या कोई एक सीन वर्क पर या ऐसे वर्क करते हैं, मतलब उतना दायरा उतना ही रहता है। तो शायद इतना ही फर्क होता है। हाँ, इतना ही जो टेक्निकल चीजें, ज्यादा कोई फर्क होता नहीं। एनएसडी के पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट होता है, उनके पास एक बजट होता है, उनके पास कारपेंट्री होता है, सेट बनाने वाला प्रोडक्शन डिजाइनर होता है, बहुत कुछ होता है। हमें क्या होता है कि शौकिया रंगमंच में या लोकल ग्रुप में आपको एक्टिंग भी करनी है, आपको लेखक को भी मदद करनी है, आपको कॉस्ट्यूम भी घर से ढूंढ करके लाना है। तो वो मैंने बोला शुरू में कि लोकल ग्रुप इज लाइफ स्कूल ऑफ ड्रामा, नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो वो एक अलग ट्रेनिंग है, उसके बारे में तो अब शायद बात करने बैठेंगे तो हमको एक दूसरा सेशन शुरू करना पड़ेगा। सही बात है, सही बात। तो वैसी वाली बात कि वो एक अलग ट्रेनिंग है, उसको आप यार एनएसडी के साथ कंपेयर कर नहीं सकते हो।
एंड शालिनी हाँ, कुछ लिख और रही है, किसी जगह खाना ज्यादा अच्छा लगता है। खाने की बात हम नहीं कर रहे अभी, और कुछ क्वेश्चन है मेरा। खाना पानी पूरी। आप जवाब दे सकते हैं। हाँ, मैं तो अभी मैं क्या बोलूं, मतलब मैं लकी रेस्टोरेंट का मस्का बन बहुत अच्छा लगता है मुझे, बारिश के मौसम में बहुत खाया मैंने। हाँ, तो अगर अहमदाबाद में हो तो मस्का बन जाके खा लेना। लेकिन खा लेना चाहिए। विथ मास्क एंड विथ सैनिटाइजर साथ में रखो, एंड ग्लव्स वगैरह पहन। हाँ, तो कल हाँ, पर आते हैं। तो आगे ये बात करना चाहूंगा कि अहमदाबाद में ऐसे बहुत से यंगस्टर हैं जो थिएटर में आते हैं, एक्टिंग करते हैं और बहुत दिल से करते हैं, लेकिन सही तरीके से उनको कोई क्या तालीम नहीं दे पाता है, या ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है, या वो 3 साल इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, या कि बोले 3 साल एक्टिंग सीखने में कैसे दे सकते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और इसका मैं जवाब ये देना चाहूंगा कि देखो, हमारे समय में क्या हुआ करता था कि बहुत कुछ चीजें अवेलेबल नहीं थी। मैंने जब एनएसडी के, शायद मैंने प्रोसेस के बारे में बोला, तब मैं बताना भूल गया कि मैंने एमजे लाइब्रेरी और गुजरात विद्यापीठ में जितना ड्रामा डिपार्टमेंट का सेक्शन था वो सब पढ़ लिया था मैंने, करीब करीब। हाँ, क्या अभी बात है। इंटरनेट अवेलेबल है, आप मोबाइल में हाँ, पूरी दुनिया की चीजें पढ़ सकते हो। आपके पास फोन होगा तो हाँ, फोन सिर्फ कॉल करने के लिए, तब नेट नहीं हुआ करता, इंटरनेट का इतना, मतलब इंटरनेट का इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ शायद। तो मैं उनको एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आजकल मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। और ज्यादातर फिल्में देखो, फिल्में जो बड़े बड़े अच्छी फिल्म है। अच्छी फिल्में देखो। आप उस पे तो मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा कि कौन सी अच्छी फिल्म है, कौन सी बुरी फिल्म है। तो देखो, जो ग्रेड की फिल्म है वो भी देखो। आप ये भी सीखोगे सबसे खराब एक्टिंग किसे कहते हैं। खराब फिल्म और खराब एक्टिंग किसे कहते हैं। हम हमेशा अच्छी चीज सीखने की कोशिश करते हैं, अच्छी एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग। तो सबसे पहले ये जानो कि खराब किसे कहते हैं। आप तो खराब पता है, अच्छा समझोगे ना। हम लोग अच्छे के पीछे पहले भागते हैं। आप मेरे हिसाब से हमें सबसे पहले उसको एनालिसिस करनी चाहिए जो फेलियर है। वो फेल क्यों हुआ, वाई। मतलब क्या नहीं करना है वो पहले जानना भी चाहिए। क्या नहीं करना है, यू डू फर्स्ट दैट, यू शुड स्टडी फर्स्ट दैट। आपको पहले वो स्टडी करना है। वाह भैया वाह, थैंक यू भाई। तो मैं कहा था, पॉइंट पे लाते मैं भूलता रहता हूँ। नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, आप थिएटर के रंगमंच की किताबें पढ़ो। देखो, पढ़ाई से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। और लोगों से मिलो, लोगों से जो थिएटर आर्टिस्ट है उनसे मिलो। ये मत सोचो कि मैं इससे बात करूंगा तो कैसा लगेगा, उससे बात करूंगा तो कैसा लगेगा। जब आप मतलब जितने ज्यादा एक्सपीरियंस आप सुनेंगे, मतलब उनके अनुभव जानेंगे, उतना जानेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और नाना पाटेकर की क्रांतिवीर फिल्म दिखाओ। ये बोल रहा है, वो भी देख लो भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भारी भरकम नहीं बोलूंगा कि हॉलीवुड की फिल्में देखो या वहां की फिल्में देखो। जो अच्छा लगता है एज एन एक्टर, आपको पढ़ने का दिल कर रहा है पढ़ो, आपको कसरत करने का कसरत करो, आप सुबह उठ करके रनिंग करो, तंदुरुस्त रहो। जब आप तंदुरुस्त रहोगे तो आपका हेल्थ सही रहेगा और आपका मूड अच्छा रहेगा। आप किताबें पढ़ो। और रंगमंच करना है तो रंगमंच के आर्टिस्ट को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी पे वर्क करे, क्योंकि रंगमंच में पूरा बॉडी थ्रू के जरिए है हमारा, और हमारा वॉइस के जरिए है। फिल्म में तो टेक्निकल चीजों से आप हावी हो सकते हो, लेकिन थिएटर में आपको फेस एक्सरसाइज, वॉइस एक्सरसाइज, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वॉइस एंड स्पीच, आपकी अपनी भाषाओं पर काम करो, बहुत कुछ चीजों पे आपको काम करना होता है। तो वो कर सकते हो आप। सही। मतलब सही है। नहीं, बहुत सही है। मतलब अगर एक्टर बनना है तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, दूसरी चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। कई लोगों को ये लगता है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जैसा बन जाऊंगा। मैं देख करके जो सोचते हैं, मैं भी इरफान खान के जैसा बन जाऊंगा। तो वो ऐसी सोच दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इरफान खान, मुझे याद है, मैंने तो उनकी क्लास अटेंड की। तो
कि यार सॉरी यार, इरफान दा का याद आ गया। तो हम्म इरफान खान जो बने हैं उनकी जर्नी अलग है, हम्म, उनका बिल्डिंग हाँ फॉर्म, उनकी स्कूल लाइफ की अलग थी, उनकी जरूरतें हाँ जीवन की अलग थी। तो आपकी जीवन की जरूरतें अलग है, आपका हम्म बिल्डिंग फॉर्म अलग है, आपका बैकग्राउंड अलग है। तो आपको अपने की तैयारी करनी है, हम्म आपके लाइफ की स्टाइल, आपके कैरियर की स्टाइल आपको तय करने की, मैं हम्म किस फॉर्म से जाऊं, मैं कौन से पैटर्न से जाऊं, वो आपको डिसाइड हम्म करना है। डोंट इमिटेट टू, मतलब किसी को इमिटेट मत करो आप किसी को हाँ, कॉपी मत मतलब कोई करो। एक फिल्म आपको अच्छी लग गई, मतलब हाँ, कोई नवाज की या कोई किसी की भी, आप इंस्पायर और हो आपको सकते हो, लगे कि यार, हाँ, आप इंस्पायर हो सकते हो, उसका परफॉर्मेंस देख करके कुछ उसके परफॉर्मेंस से सीखो, लेकिन उसके जैसा हम्म, बनने की कोशिश मत करो। अगर मैं विवेक घमंडे कोशिश हूं मत तो करो, मैं विवेक घमंडे बनना पसंद करूंगा, मैं इरफान खान बनना पसंद नहीं हाँ करूंगा, नवाज बनना पसंद नहीं करूंगा। हाँ, मुझे अपनी पहचान सही बात बनानी है, है। मुझे अपना पैटर्न बनाना है, अपना फॉर्म बनाना है। हम्म एक ये नोट्स देना चाहता हूँ कि एक ये चीज आप हम्म एक्टर पहले से ही माइंड में रखें। हम्म हम्म, तो वेग भाई, एक्टिंग में बहुत सारी टेक्निकली चीजें आपने जो बताई कि वॉइस है, ब्रीथिंग है, हम्म, फुल मतलब पूरी बॉडी एक्टर की काम में आती है, हम्म, हर आंख से लेकर एक्सप्रेशन से लेकर हम्म, सारी चीजें। हम्म, तो सारी टेक्निकल चीजें बहुत ही मतलब सीखनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एक भाई, अगला सवाल ये है कि एक्टर के लिए ट्रेनिंग जो आपने 3 साल की ट्रेनिंग एनएसडी में ली, या अहमदाबाद में गुजरात कॉलेज है वहां पर ट्रेनिंग मिलती है, मैंने, राजन भाई ने, सब, सत्येंद्र भाई ने, सबने वहां से ट्रेनिंग ली है। तो एक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग कितनी जरूरी है या नहीं है? मतलब कोई ट्रेनिंग के बिना भी एक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यार मुझे ये सवाल बहुत खलता है यार, ये लोग क्यों समझते हैं कि यार हाँ एक्टर, मतलब मुझे ये बताओ कि अगर डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है तो क्या अभिनेता बनने के लिए हाँ पढ़ाई जरूरी नहीं है क्या? हाँ, अभिनेता क्यों नहीं पढ़ सकता? सही बात है। अभिनेता की भी हाँ, पढ़ाई होती है बकायदा। जैसे होती अगर है, एडवोकेट हाँ बनना है तो एक एडवोकेट जो होता है वो आजीवन एक विद्यार्थी होता है। हाँ, उसका जब भी कोई केस आएगा तो वो एक नई धारा लेकर के आएगा, नई नई कलम पढ़नी पड़ेगी उसे। तो एक्टर, अगर हम्म मैं एज एन एक्टर हूं तो एक्टर को ट्रेनिंग की जरूरत 100% है। उसको अपने शरीर पे काम करने के लिए उसको शरीर को जानना पड़ेगा, शरीर के विज्ञान के बारे में जानना पड़ेगा, उसको साहित्य का नॉलेज लेना पड़ेगा, उसको वॉइस एंड स्पीच के बारे में जानने के लिए वॉइस एंड स्पीच के बारे में पढ़ना पड़ेगा, भाषाओं का ज्ञान लेना पड़ेगा। फिर हम्म की भाषाओं पे काम करने के लिए बहुत सारी भाषाओं को पढ़ना पड़ेगा। तो हम्म तो आप एक ही नाटक तो नहीं करोगे लाइफ टाइम, जीवन भर, हम्म दूसरे भी तो किरदार करोगे ना लाइफ में। आपको समाज का निरीक्षण करना पड़ेगा, समाज को पढ़ना पड़ेगा, आपके आसपास के हम्म वातावरण को, एटमोस्फेयर को स्टडी करना पड़ेगा। तो एक्टर हम्म को तो आजीवन एक विद्यार्थी बने रहने की जरूरत है। और हम्म जिस एक्टर ने ये सोच लिया कि मैं तो बस बन गया हूँ, मुझे एक्टर नहीं, मैं तो टीचर बन गया हूँ, मैं तो मतलब मैं हूँ, बस मैं कुछ हूँ, मुझे सब आता मतलब है, तो सिखा भी सकता हूँ अभी, हाँ। मैं तो सिखा भी सकता हूँ, मैं हिंदी सिखाने के लिए बना हूँ। तो हाँ, उस एक्टर का कल्याण हो गया, मतलब समझ लो। लेकिन मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ जो एक्टिंग सिखाते हैं बच्चों को, उन अच्छे हाँ, टीचर के बारे में नहीं भी। वो तो, हाँ हाँ, तो ये मतलब गुरु तब भी बनते हैं, मतलब इतने एक्सपीरियंस, हाँ, अनुभव के बाद ही। तो हाँ, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है एक्टर को। मतलब आपको जरूरी। स्वास्थ्य बनाए रखना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको नाटक हम्म पढ़ने हैं, आपको लोगों से मिलना है, तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है एक्टर को, मेरे हिसाब से। हाँ, तो एक भाई, एक्टर भी बन गए, ट्रेनिंग भी ले ली, हम्म, ठीक है। जब आप एक्टिंग करते होंगे तब गुजराती फिल्म उतनी बनती नहीं थी, हम्म, या उतना क्रेज नहीं था, मतलब रीजनल फिल्म जो नरेश कनोडिया है उनकी ज्यादा गांव के हम्म, लोग ज्यादा देखते थे। लेकिन अभी दौर कुछ अलग चल रहा है, अभी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है, लोग मल्टीप्लेक्स में देखने जाते हैं, घर पे भी देखते हैं, फोन में देखते हैं। हाँ, आप गुजराती फिल्म, ओके, हाँ मैं समझ आप गया। गुजराती फिल्म उद्योग को कहाँ देखते हैं, मतलब कौन से गुजराती, लेवल पर? देखो शायद मैं इसको मतलब विस्तार पूर्वक तो बात नहीं करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा मैं कि गुजराती हम्म सिनेमा के बारे में पहले भी मैं वरीड था, और हम्म एनएसडी में गया तब भी वरीड था मैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जब एनएसडी की तैयारी कर रहा था
तब मैं मतलब मैं गुजराती सिनेमा नहीं देखता था, टू बी वेरी फ्रैंक। तो उसके बाद जब एनएसडी में गया तो वहाँ रीजनल सिनेमा देखने को मिले, वहाँ पे जो ऑडियो लाइब्रेरी हुआ करते थे। तो मैंने कहा यार कि यार, तब मुझे ज्ञात हुआ कि यार मेरा गुजराती सिनेमा कहाँ है। तो मैंने एनएसडी में जाकर के गुजराती फिल्में देखी। गुजरात में रहकर के गुजराती फिल्में नहीं देखी, मैंने एनएसडी में जाकर के फिल्में। तो वहां से लगे मेरा कितना गुजराती सिनेमा रीच है। तो बीच में गुजराती फिल्में बंद होनी शुरू हो गई थी, बननी कम हो गई थी। तो भी मेरी अभी गुजराती सिनेमा इतना अच्छे प्लेटफॉर्म पर है, गुजराती सिनेमा के मतलब उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज बेस्ट। अभिषेक जैन, अभिषेक शाह और अपने जो जिसने जयेश भाई जोरदार फिल्म अभी हिंदी बनाई है, उसने भी गुजराती फिल्म। पुरोहित, चाशनी, रेवा फिल्म, हेलारो, कितनी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही। तो हम अच्छे प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन मैं सुझाव देना चाहूंगा कि हमें हमारे जैसे मराठी सिनेमा है, सिनेमा क्यों इतना रीच है, वाई इतना हाई, क्यों इतना रॉयल है, क्यों ऑस्कर तक मराठी जाती है? बिकॉज उन्होंने अपने बेस को पकड़ा हुआ है, उनकी जो जड़ें हैं, जड़ों को पकड़ा हुआ है। तो जो हमारा कल्चर है, हमारा जो लिटरेचर है, उसको देखो, उस पर नजर जानी बहुत जरूरी है। जरूरी है। मेघानी ने कितना अच्छा लिखा हुआ है। हाय मौलिक को हाय, राहुल खन्ना हाय। तो हमारे जो गुजराती लिटरेचर, झवेरचंद मेघानी, नर्मद, ईश्वर पेटलीकर, कन्हैयालाल मुंशी, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी कहानियां लिखी हुई है। संजय लीला भंसाली, केतन मेहता मिर्च मसाला फिल्म बना सकता है, रामलीला फिल्म बना सकता है। तो हम अपना गुजराती कल्चर क्यों भूल जाए? सही बात है। आप उस कल्चर को पकड़ो तो बहुत अच्छी फिल्में बनेगी। तो वो एक मैं उस पर ध्यान देना चाहूंगा। और कुछ दूसरा भी सवाल किया था आपने, क्या कहा था? कैरेक्टर को लेकर के कुछ किया था क्या? मतलब ये आपने जवाब दे ही दिया कि कौन से मुकाम पर देखना चाहते हैं, आपने बोल ही दिया कि मतलब गुजराती संस्कृति पे गुजराती राइटर जो जितने भी हैं उन पर फिल्म बनती रहे तो अच्छी है। फिल्म बनाई है, और वो फिल्म हमारे गुजराती कल्चर पे बनी फिल्म है, गुजराती फिल्म है, उसको सब लोगों ने देखी। अभिषेक शाह ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। दूसरी चीज, उसमें सारे गीत इतने अच्छे हैं, कल्चर को पकड़ा है उसने। तो अभी भी हम और अच्छे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं और जा रहे हैं हम। ये तो कैसा लगा ये पॉडकास्ट? आशा है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। जो भी एक्टिंग सीखना चाहते हैं उनको ज़रूर ये पॉडकास्ट, ये वीडियो शेयर करिए, ये लिंक शेयर करिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बेहतरीन दोस्तों से मैं मिलवाने वाला हूँ, ऐसे बेहतरीन नॉलेज आप सबके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम अगले दोस्त को अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।